गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पत्नी को पति की संपत्ति में दो बार हिस्सा कैसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक फैसला गुरुपद खडप्पा 1978। आप भी चौंक गए होंगे सर कि आखिर पत्नी दो बार हिस्सा कैसे लेती है। यही जब मैंने इसको देखा और समझा तो मेरे मन में भी विचार आया, क्योंकि हालांकि ऐसे केस अक्सर देखने में आते हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम किसी जजमेंट की व्याख्या करते हैं और जब हम उस जजमेंट का अर्थ निकालते हैं, ये ऐतिहासिक फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 गुरुपद खडप्पा विरुद्ध हीराबाई खंडप्पा मखदूम एवं अन्य 27 अप्रैल 1978 का यह ऐतिहासिक फैसला है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 जिसमें काल्पनिक विभाजन के बारे में बताया गया है, उसी के बेसिक आधार पर इस जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। और इस जजमेंट में यह बताया गया है कि पत्नी पति की संपत्ति में दो बार हिस्सा प्राप्त करेगी। पूरे जजमेंट को मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आपके लिए नोट करके रखा है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। ये जजमेंट बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। इसी में वो बुनियाद और वो आधार रखे गए और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि पत्नी किस प्रकार से काल्पनिक बंटवारे के आधार पर पति की संपत्ति में दो बार हिस्सा प्राप्त करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले के 42 साल बाद 42 ईयर, काफी लंबी अवधि होती है सर, इसी गुरुपद खडप्पा 1978 के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, राकेश शर्मा विरुद्ध सुनीता शर्मा 2020, जिसमें इसी गुरुपद खडप्पा 1978 के फैसले का हवाला दिया गया। और भी काफी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर काल्पनिक बंटवारा और दो बार जो हिस्सा प्राप्त किया जाएगा, वो इसी जजमेंट का हवाला लेते हुए इस सिद्धांत को इसमें दिया गया। और साथ ही इसमें कोपार्सनर को लेकर बड़े महत्वपूर्ण जो है कि सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का ये भी ऐतिहासिक फैसला है सर। इसमें धारा जो 6 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, उसमें 2005 में अमेंडमेंट भी हुआ है कि पुत्री पुत्र के समान पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेगी और पुत्री को भी पुत्र के समान कोपार्सन इसमें मान लिया गया। इसमें जो गुरुपद खडप्पा 1978 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसी जजमेंट में ये बुनियाद रखी गई कि जब भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसका काल्पनिक विभाजन किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि यद्यपि पत्नी सहदायिक नहीं है, कोपार्सनर नहीं है, बंटवारे का दावा नहीं लगा सकती, लेकिन यदि पुत्र और पिता के मध्य संपत्ति का बंटवारा होता है तो पत्नी पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करेगी। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत गुरुपद खडप्पा 1978 में प्रतिपादित किए गए और 2020 में सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा में इसी जजमेंट का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो इस जजमेंट के हवाले से सर मैं आपको बता रहा हूं कि पत्नी दो बार हिस्सा प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं वीडियो के शुरुआत में। आगे की विस्तृत जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से, जजमेंट के अंदर से ही दूंगा। उदाहरण के तौर पे आप मान के चलें कि यदि काल्पनिक बंटवारा हुआ है, सपोज करो कि 30 बीघा पैतृक संपत्ति है। अब पत्नी तो उसमें बंटवारे की मांग नहीं कर सकती। सपोज करो कि पति की मृत्यु हो चुकी है, अब मृत्यु हो चुकी है और पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति में जब बंटवारे का मामला उठता है तो इसमें एक काल्पनिक बंटवारा किया जाएगा और मृतक का हिस्सा अलग रखा जाएगा। जैसे कि ए, बी और सी, हम तीन लोग इसमें मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो ए जो मृतक हो चुका है, 10 बीघा जमीन उसकी निकालकर अलग रखी जाएगी। बी जो उसकी पत्नी है, 10 बीघा उसे प्राप्त होगी, और सी जो मृतक का पुत्र है, 10 बीघा उसे प्राप्त होगी। तो 10 10 10 कुल 3 बीघा ये हो गई, यहां पर काल्पनिक बंटवारा हो गया। अब जो मृतक हो चुका है, मृत्यु जिसकी हो चुकी है, उस 10 बीघा जमीन में दोबारा पत्नी को हिस्सा प्राप्त होगा और उसका पुत्र भी उसमें हिस्सा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से पत्नी दो बार पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेगी। इसको, ये जो जजमेंट है गुरुपद खडप्पा 1978 का, इसमें जो इसका विवाद का जो मुख्य कारण है, मैं आपको वो शॉर्ट में आपको बता देता हूं। खडप्पा में जो मामला था कुछ इस प्रकार से था कि ये खडप्पा एक संयुक्त हिंदू परिवार था। इसमें हीराबाई उनकी पत्नी थी और दो बेटे और दो बेटियां थी। इनमें विवाद का जो मुख्य कारण उत्पन्न हुआ वो इस बात पर हुआ कि जब पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारे का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो वो जो हीराबाई के जो बेटे हैं गुरुदत्त खडप्पा,
उन्होंने ये आपत्ति की। अच्छा, 1992 में मृत्यु हो गई थी इनकी, जो मुखिया पुरुष थे। तो वहां पर उनके बेटे ने ये आपत्ति की कि उनकी मां को सिर्फ पैतृक संपत्ति में ही हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब जो काल्पनिक बंटवारा होकर जो हिस्सा मृतक का आएगा उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत का स्पष्टीकरण और विधिक सिद्धांत इसमें दिए गए कि पत्नी दोनों तरीके से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होगी। एक तो बराबर हिस्सा मिलेगा पुत्र के बराबर, और दूसरा काल्पनिक बंटवारे में जो पिता को संपत्ति प्राप्त हुई उसमें भी वो प्राप्त करेगी। इसमें जो महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनके संबंध में अब मैं आपको आगे की जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारियां है उन पैराग्राफ से ही पढ़ के आपको बताऊंगा कि किस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या बताया गया। अच्छा, मुल्ला की विधि का भी हवाला दिया गया है सर इस गुरुपद खंडप्पा में, मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए। और ये जो बताया गया इसमें कि मुल्ला के हिंदू कानून का 14वां संस्करण पृष्ठ 403 अनुच्छेद 315, इसमें गुरुपद खंडप्पा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया है कि यद्यपि वादी सैद्धांतिक न होने के कारण विभाजन की हकदार नहीं थी, फिर भी यदि उसके पति व पुत्रों के बीच विभाजन होता है तो वह पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। ये इसमें मैंने आपको अनुच्छेद भी पढ़ के बता दिया, क्योंकि जजमेंट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए ये जजमेंट दिया है, जो जजमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। मैं आपको वहां से भी जानकारी दूंगा। तो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, विनीता शर्मा, राकेश शर्मा, उसकी भी जानकारी मैं आपको उसी के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं इस जजमेंट की सरल व्याख्या आपको बता रहा हूं मैं, और बाद में इस डिजिटल ई बुक का आपको परिचय भी मैं करा दूंगा। यहाँ पर जो विवाद की जो जड़ थी मैंने आपको बता दी, और उसके बाद इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए मैं उनके ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आखिर पत्नी कैसे 2 बार हिस्सा प्राप्त करेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये कहाँ से आएगा। यदि आपका भी मामला इस प्रकार से रिलेटेड है तो बेसिक लॉ तो मौजूद है ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट भी है। यदि कई बार ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और काल्पनिक बंटवारा किया गया और पत्नी को जो है कि हिस्सा नहीं दिया गया, एक ही हिस्सा दिया गया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपको दावे की प्लीडिंग करने में, आर्गुमेंट करने में जज साहब के समक्ष इसको सूची अनुसार दस्तावेज बनाकर आप पेश भी कर सकते हैं आर्गुमेंट के समक्ष आपके पक्षकार को न्याय दिलाने के लिए। तो इसमें जो बताए गए, इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए यह ऐतिहासिक विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है सर, इसमें नंबर 1 है काल्पनिक विभाजन की तार्किक परिणति क्या की गई। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो है कि किसी भी काल्पनिक स्थिति, लीगल फिक्शन को उसके तार्किक अंत तक ले जाना अनिवार्य है। यदि कानून कहता है कि हिस्सा तय करने के लिए माना जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु के ठीक पहले विभाजन हुआ था, तो अदालत को वास्तव में मानना होगा कि विभाजन हो चुका है। दूसरा सिद्धांत है विधवा का दोहरा विधिक अधिकार। मिताक्षरा कानून के तहत जब भी पति और बेटों के बीच विभाजन होता है तो पत्नी आबलिक मां भी बेटों के बराबर हिस्से की हकदार होती है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है। काल्पनिक विभाजन का हिस्सा मृतक की मृत्यु के ठीक पहले हुए काल्पनिक बंटवारे में पत्नी को उसका अपना स्वतंत्र हिस्सा मिलेगा। दूसरा है उत्तराधिकार का हिस्सा। इसके बाद पति के हिस्से में जो संपत्ति आएगी वह उसके सभी क्लास फर्स्ट वारिसों, पत्नी और बेटों और बेटियों में बराबर बटेगी। विधवा इन दोनों हिस्सों को जोड़कर 7/24 प्राप्त करने की पूर्ण हकदार है। हिस्सेदारी की विधिक और गणितीय व्याख्या इसमें की गई है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि काल्पनिक बंटवारा पति की मृत्यु के ठीक पहले जो इसी जजमेंट में हुआ वही मैं बता रहा हूं आपको कि खंडप्पा पति और पत्नी हीराबाई, 2 बेटों के बीच बंटवारा होता है। कुल 4 हिस्सेदार होते हैं, प्रत्येक का 1/4 हिस्सा इसमें होगा। इस चरण में पत्नी हीराबाई का अपना स्वतंत्र हिस्सा तय हुआ 1/4, मृतक पति खंडप्पा का कुल हिस्सा तय हुआ 1/4। अब चरण 2 होगा उत्तराधिकार द्वारा कुल बंटवारा। पति की मृत्यु के बाद जब खंडप्पा के इस 1/4 हिस्से को उनके क्लास फर्स्ट वारिसों जैसे पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों, कुल 5 लोगों में बराबर बांटा जाएगा। प्रत्येक वारिस को पति के हिस्से से मिला 1/4 भाग का 5वां हिस्सा, मतलब 1/20वां हिस्सा, यानी पत्नी को पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में मिला 1/20 हिस्सा। चरण 3 है कुल संचयी हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार विधवा के दोनों अधिकारों को जोड़ने पर कुल हिस्सा 1/4 काल्पनिक विभाजन का प्लस 1/20 उत्तराधिकार का, और जो है कि कुल हिस्सा इसका हो गया 3/10, 6/20 मतलब 3/10। विधिक दस्तावेजों और उच्च न्यायालय के मूल वाद पत्रों की तकनीकी शब्दावली में बेटियों के विवाह पूर्व अधिकारों
और सहदायिकी के तत्कालीन समीकरणों के जटिल संयोजन के कारण इस अंतिम संचयी हिस्से को 7/24 के रूप में पुष्ट किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह वैध माना। तो ये पूरा जजमेंट सर इसमें बताया गया है, और इस जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो पेरा में बताया गया है, मैं उन पेरा के हवाले से भी आपको जानकारी दे देता हूं कि आखिर ये कहां से उत्पन्न होकर आया। ये इसका पूरा ट्रांसलेशन सर मैंने इसमें डिजिटल ई बुक में लिख दिया है, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये गुरुपद खंडप्पा का 1978 का ही जजमेंट है, उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये पूरा ट्रांसलेशन है। इसके मुख्य पेरा मैं आपको बता दूं, इसमें जो इसकी शुरुआत में जो पेरा 1 है, उसी में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने रंगूबाई लालजी बनाम लक्ष्मण लालजी मामले में श्रीरामबाई भीमगोंडा के पूर्ववर्ती खंडपीठ के फैसले पर पुनः विचार करते हुए असहमति व्यक्त की थी। इन दोनों मामलों में पीठ का फैसला एक ही विद्वान न्यायाधीश पटेल जे द्वारा सुनाया गया था। आगे विचार करने पर विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि श्रीरामबाई मामले में पूर्ण रूप से तर्क नहीं दिया गया था और निर्णय गलत था तथा कानून के सही दृष्टिकोण से, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वही शब्द हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट में दिए गए। ट्रांसलेशन में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कानून के सही दृष्टिकोण से विधवा का हिस्सा उसके पति के जीवन काल में काल्पनिक विभाजन में उसे मिलने वाले हिस्से और उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से में से उसे मिलने वाले हिस्से को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। क्या समझे आप? एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि विधवा का हिस्सा उसके पति के जीवन काल में काल्पनिक विभाजन में उसे मिलने वाले हिस्से, एक तो ये हो गया काल्पनिक विभाजन में मिलने वाला हिस्सा, और दूसरा क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से में उसे मिलने वाले हिस्से को जो मिलने वाले हिस्से और उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से में से उसे मिलने वाले हिस्से को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। तो ये हो गया सर दूसरा हिस्सा। एक तो हो गया काल्पनिक विभाजन में और एक उसका खुद का हिस्सा हो गया। तो ये दो प्रकार से पत्नी हिस्सा प्राप्त करेगी, पुत्र भी इसी प्रकार से प्राप्त करेगा। ये जजमेंट के अंदर दिया गया, बोल्ड से उससे मैंने हाईलाइट कर दिया सर, येलो कलर से और रेड कलर से बोल्ड उसमें हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने आपको। और यहीं पर ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये बात जो मैंने आपको जजमेंट की शुरुआत में बताई थी, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि अतः ऐसी स्थिति की कल्पना करनी होगी जिसमें खंडप्पा की मृत्यु से कुछ समय पहले सहदायिक संपत्ति का विभाजन उनके सहदायिक परिवार के अन्य सदस्यों के बीच हुआ था। यद्यपि वादी सहदायिक न होने के कारण विभाजन की मांग करने की हकदार नहीं थी, फिर भी यदि उसके पति और उसके दो पुत्रों के बीच विभाजन होता है तो वह पुत्र के बराबर हिस्सा पाने की हकदार होती है। देखिए मुल्ला का हिंदू कानून 14वां संस्करण पृष्ठ 3 403 अनुच्छेद 315। ये मैं इसको सर बड़ा भी कर रहा हूं आपको, ताकि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख भी जाएगा कि आखिर ये सिद्धांत आया कहां से। ये मैंने इसको बड़ा भी कर दिया सर हाईलाइट करके। यहां से ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, और हम कोर्ट में जब भी दावे मुकदमे लगाते हैं तो इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लीडिंग भी करना होती है। बेसिक लॉ भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत भी मौजूद हैं। जब हम इस सब के आधार पर प्लीडिंग लेकर आते हैं कोर्ट में तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती ही है। ये पूरा जजमेंट है सर, ये स्क्रॉल करके मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है मैंने बोल्ड करके इसमें लिख दिया है सर। ये पूरा जजमेंट है, इसकी सरल व्याख्या नीचे हो गई है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी। और ये आ चुका है सर हमारा 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का जजमेंट। इस जजमेंट का पेरा क्रमांक 96, जिसमें 42 साल बाद 42 ईयर बाद, बड़ी महत्वपूर्ण समयावधि होती है सर। 42 साल किसे कहते हैं? 10, 20, 30, 40, 42 साल बाद 1978 का गुरुपद खंडप्पा का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा में। जजमेंट के पेरा क्रमांक 96 में मैंने उसी को कॉपी किया, आप देख रहे हैं शुरुआत में लिखा हुआ है, गुरुपाद खंडप्पा मखदूम मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 का प्रश्न साधायिक संपत्ति में विधवा के हिस्से के निर्धारण के संबंध में विचार के लिए आया। न्यायालय ने माना कि साधायिक संपत्ति में विधवा का हिस्सा उसके पति के जीवन काल में काल्पनिक विभाजन के समय उसे प्राप्त होने वाले हिस्से और उसकी मृत्यु पर उसके हिस्से में उसे प्राप्त होने वाले हिस्से को जोड़कर निर्धारित किया जाना चाहिए। डबल रिपीट बात हो रही है, वर्ड टू वर्ड हो रही है। जो मैंने 1978 के फैसले में आपको पढ़ के बताई थी वही बात 42 साल बाद सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिखी जा रही। इसे भी मैं बोल्ड कर रहा हूं सर, आप देख रहे हैं, और लाल स्याही से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये आपको अलग ही दिखने में आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैंने सर इसको किया हाईलाइट, और मैंने येलो कलर से कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। 42 साल बाद वर्ड टू वर्ड सर लिखा जा रहा है। आप देखिए, दो हिस्से पत्नी इस प्रकार से प्राप्त करेगी। कैसे प्राप्त करेगी? गुरुपद खंडप्पा 1978 जो इस जजमेंट, इस सिद्धांत का बुनियाद है, नींव है, मील का पत्थर है।
और उसके बाद सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा में इस जजमेंट का पूरा हवाला दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं जजमेंट के पैरा क्रमांक 107 में। इसमें भी काफी महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है और हम सीधे आते हैं पैरा क्रमांक 129 में। सर, जो अंतिम पैरा है जजमेंट का, इसको मैं आपको पढ़ के समझा भी देता हूं कि परिणाम स्वरूप हम संदर्भ का उत्तर निम्नानुसार देते हैं। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का ऐसा अंतिम पैरा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान संशोधन से पहले या बाद में जन्मी पुत्री को पुत्र के समान ही सैधायिक का दर्जा और समान अधिकार एवं दायित्व प्रदान करते हैं। ये चीज आपके सामने स्पष्ट हो गई। 2005 में धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अमेंडमेंट भी कर दिया गया है और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट में सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिए गए कि बेटी बेटे के समान संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करेगी। आगे दूसरा पैरा में बताया गया, इसमें पहले जन्मी पुत्री 9/9/2005 से अधिकारों का दावा किया जा सकता है, जिसमें धारा 6(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 20 दिसंबर 2004 से पहले हुए निपटान या हस्तांतरण, विभाजन या वसीयत के निपटान के संबंध में छूट दी जाएगी। तीसरा है, चूंकि सैधायिक मतलब कोपार्सनर अधिकार जन्म से होता है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि पिता मतलब जो भी एक वो कोपार्सनर है, सैधायिक है, 9/9/2025 को 9/9/2005 को जीवित हो। इसके बाद चौथा है सर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के परंतु द्वारा निर्मित विभाजन की वैधानिक परिकल्पना के बारे में भी इसमें बताया गया है और उसके बाद इसमें अंतिम सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं। तो आज के सर हमारे जो वीडियो का जो टॉपिक और टाइटल है कि आखिर पति की संपत्ति में पत्नी 2 बार हिस्सा कैसे प्राप्त करेगी, तो ये इस प्रकार से प्राप्त करेगी। गुरुपत खंडप्पा 1978, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 42 साल बाद इसी जजमेंट को रिपीट किया गया। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, ये भी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें कोपार्सनर की पूरी परिभाषा बताई गई है सर, सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 में, कि आखिर पैतृक संपत्ति क्या होती है, क्योंकि कोपार्सनर कहां से आएंगे, पैतृक संपत्ति में ही कोपार्सनर मौजूद रहते हैं सैधायिक, कि जो संपत्ति या जो प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों से बगैर विभाजन के चली आ रही है तो उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि आप हैं, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं और आपके परदादा, इन 4 पीढ़ियों से बगैर विभाजन के चली आ रही संपत्ति को कोपार्सनर संपत्ति मतलब पैतृक संपत्ति कहा जाता है। और उस खानदान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे बेटा हो या बेटी, उस पैतृक संपत्ति में जन्म से हकदार होता है। अब यहाँ पर भी कुछ विचित्र परिस्थिति आ जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक मेरे को अभी कोर्ट में देखने में आया है, एक बड़ा ही अजीब और गरीब मामला, कि हमें ऐसे मामलों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कि एक जो है कि मामला इस प्रकार का मेरे सामने देखने में आया था कि परदादा, उनके 4 संतानें और चारों के बीच में बंटवारा हुआ 1992 में। अब ये चारों भाइयों में बंटवारा हो गया। अब जो एक भाई को हिस्सा मिला, उसमें उन्होंने उनकी पूरी संपत्ति उठा के उनके 6 पुत्रों में से किसी को नहीं देते हुए एक को ही वसीयत कर दी। वसीयत करने के बाद उसके द्वारा कोर्ट में दावा भी लगा दिया गया। दावा कोर्ट में जीत भी गया। कोर्ट ने उस वसीयत को वैलिड भी मान लिया और दूसरे भाइयों को कोई हिस्सा नहीं दिया। उन्होंने माना कि ये कोपार्सनर मतलब ये पैतृक संपत्ति है ही नहीं। मतलब परदादा के बाद उनके जो 4 बेटे हुए उनमें बंटवारा हो गया, तो यहाँ से सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। अब उनका अधीनस्थ न्यायालय का मानना था कि सेल्फ एक्वायर्ड हो चुकी है, इसलिए अब बाकी वो उसको बेचें या किसी को वसीयत करें, उन्हें पूर्ण अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज थी वो पक्षकार कभी समझ नहीं पाते हैं या रिकॉर्ड को चीज आ नहीं पाती है। मेरे पास भी आए थे तो मैंने तो उनको ये सलाह दी, इसमें पूरा केस को स्टडी करने के बाद 92 में सर वो बंटवारा होना बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये लाखों करोड़ों भारतीयों की समस्या भी हो सकती है। एक महत्वपूर्ण चीज आपको सीखने को मिलेगी इसमें कि 92 में बंटवारा हो गया, ठीक है। परदादा की 4 औलाद, अब उन 4 औलादों में जो है कि चारों भाई थे, चारों भाइयों में बराबर संपत्ति बढ़ गई। अब एक भाई की 6 संतान, आप यहीं से मामला शुरू होगा। तो उसमें जो संतान है उसमें से एक को वसीयत कर दी। अब दूसरे भाई ने उसका विरोध किया तो न्यायालय ने उसको नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि यहां पर हो रही थी 3 पीढ़ियां, वो चौथी पीढ़ी पता नहीं साबित कर पाए या नहीं कर पाए। 3 पीढ़ी और बंटवारा हो गया 92 में। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा आपका पूरा शजरा खानदान पहला मुझे बनाना पड़ेगा। उनको टेबल पर बैठाया मैंने, कुर्सी पर सामने, वो पूरा शजरा खानदान उनका मैंने बनाया। जब शजरा खानदान बनाया
तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई उसमें कि जिनके द्वारा दावा लगाया गया था तीसरी पीढ़ी के द्वारा, मतलब परदादा, परदादा की 4 बेटे, उनमें बंटवारा हो गया और एक बेटा जो था उसकी जो औलाद है उनके बीच में विवाद हुआ था। अब यहां पर मैंने पूछा जिनका जो केस हार गए थे, मैंने कहा आपकी कितनी संतान है मुझे बताइए। मैंने उनसे कहा कि बताइए आपकी कितनी संतान है, तो उन्होंने बताया कुल 6 संतान के समथिंग बताया, 6 संतान। मैंने कहा इनका जन्म कब हुआ था? उन्होंने बताया कि एक का जन्म 1986 में हुआ था, एक का 88 में हुआ था, एक का 90 में हुआ था, ऐसा कुछ बताया। टोटल मिला के जब मैंने पूरा हिसाब लगाया तो ये इनका जन्म हुआ था 92 में बंटवारे से पहला। अब आप यहाँ पर पॉइंट वाली बात नोट करना कि इनका जन्म हुआ था बंटवारे से पहला, मतलब दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनने से पहला ही इनका जन्म हो चुका था। और कोपार्सनर की क्या परिभाषा है कि पैतृक संपत्ति में हर कोपार्सनर उस खानदान में जन्म लेने वाला, चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म से उस संपत्ति में हकदार होता। तो 92 में बंटवारा होने से पहले 1986, 88, 90, 91 में इनका जन्म होने से ये उस पैतृक संपत्ति में कोपार्टनर बनकर अपना जो है कि हिस्सा प्राप्त कर चुके थे। अब यहां पर जो बंटवारा होता हिंदू मिताक्षरा कानून के तहत, तो किस प्रकार से होता कि पहले जो है कि दादा को जो मतलब परदादा से जो उनकी औलाद को मिली थी, तो वो संपत्ति, पूरी संपत्ति तो उनकी रही नहीं अब दादा की, क्योंकि ये संतान जन्म ले चुकी थी। यहां पर चौथी पीढ़ी आ चुकी है सर, आप ध्यान रखना। सबसे ऊपर तो परदादा हो गए, उसके नीचे उनकी औलाद हो गई दूसरी पीढ़ी, उसके नीचे तीसरी पीढ़ी आ गई जिनका विवाद हुआ था कि एक बेटे एक भाई को पूरी संपत्ति की वसीयत कर दी, और चौथी पीढ़ी आ गई उनके जो केस हार चुके हैं भाई, उनकी औलादें। ये हो गई 4 पीढ़ी कंप्लीट। तो मैंने उनको बताया कि ये मिताक्षरा कानून के तहत आपकी 4 पीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो आपका जन्म हुआ है आपको सारे जन्म प्रमाण पत्र निकाल के रखना होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र रखना होगा, बंटवारे का तारीख के दस्तावेज आपको कोर्ट में पेश करना होंगे, और कोर्ट में बताना होगा कि बंटवारा होने से पहले हमारा जन्म हो चुका था और 4 पीढ़ी हो चुकी है, क्योंकि परदादा की संपत्ति थी। उन्होंने जो प्लीडिंग ली वो इसी आधार पर ली थी कि परदादा जो थे, उन्होंने, परदादा ने उनकी 4 औलादें थी उनमें संपत्ति बांट दी थी, तो यहां से सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। अब सेल्फ एक्वायर्ड हो गई तो वो जिसे चाहे दें, उन्होंने उठाकर उनके एक बेटे को पूरी संपत्ति की वसीयत कर दी, और लोअर कोर्ट में वो केस भी हार गए चूंकि प्लीडिंग सामने कोर्ट के नहीं आ पाई थी। तो मैंने उनको जो सुझाव दिया, ये सर देखिए हर वकील का एक अलग अलग मामला रहता है, लेकिन मुझे जहां तक लगा, मैंने उनको सुझाव दिया कि आपकी जो बेटियां हैं आप उनसे कोर्ट में अलग से दावा लगाइए कि ये कोपार्सनर है और इनका उसमें हित निहित था, और इनको इनका हिस्सा दिया जाए, और जो वसीयत की गई उसको शून्य घोषित किया जाए। तो इस प्रकार से आपको भी प्रतिवादी बनाया जाएगा, जो केस हार चुके हैं पिता उनके लड़कियों के। तो जब आपको प्रतिवादी बनाया जाए तो आप उसमें आपका जवाब भी पेश करें और काउंटर क्लेम भी आप पेश करें, और आप भी अपनी सारी बात उसमें रखें। तो इस प्रकार से वसीयत शून्य हो जाएगी। आगे जो भी फैसला हो गुण दोषों के आधार पर, लेकिन हम जो आंखों देखा कानून जो हम देख और समझ रहे हैं उसके तहत वो चौथी पीढ़ी होने के कारण, वो बंटवारा होने से पहले जन्म लेने के कारण उनका उसमें हित आ चुका था पैतृक संपत्ति में। तो फिर वो जो एक व्यक्ति है पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता। वो कितने की वसीयत कर सकते थे? बंटवारा करने के बाद उनको जो उनके हिस्से में संपत्ति प्राप्त होती है वो उसकी वसीयत कर सकते थे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जो उन्होंने वसीयत की और जो एक पुत्र थे उन्होंने जो दावा किया था, जो केस हार भी चुके थे, तो वहां पर 3 पीढ़ियां हो रही थी, परदादा, परदादा की औलाद और उनकी औलाद, 3 पीढ़ियां हो रही थी। रिकॉर्ड पे यही 3 पीढ़ियां आई थी। तो जाहिर सी बात है पैतृक संपत्ति की परिभाषा जो कहती है वो ये कहती है कि 4 पीढ़ी से संपत्ति बिना विभाजन के चली आनी चाहिए। तो मैंने उनको पूरा बंटवारा निकाल कर बताया और कागज पर लिख कर दिया कि ये 4 पीढ़ी हो रही है यहाँ पर, और 4 पीढ़ी से बिना विभाजन की संपत्ति चली आ रही है। वो उन्होंने पूछा कैसे चली आ रही है वकील साहब? मैंने कहा ऐसे चली आ रही है कि 92 में बंटवारा हुआ है, और 92 होने से पहले ही तीसरी पीढ़ी की जो संतान है वो जन्म ले चुकी थी, तो उनका हित उस पैतृक संपत्ति में आ चुका था। ये इस प्रकार से 4 पीढ़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनके आधार पर दावा लगाएं। आगे जो फैसला होगा वो बात की बात है, लेकिन एक रास्ता निकल कर आया। उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उनका हक मारा जा रहा था, उनकी बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई थी उस संपत्ति से कि मेरे पिता की संपत्ति और पिता ने ऐसा क्यों कर दिया। उनका यह भी कहना था कि वृद्ध थे, बीमार थे, कुछ सूद संपत्ति नहीं पड़ रही थी, और रजिस्टर्ड वसीयत करवा ली गई, हमें पता नहीं लगा, मैं बाहर था नौकरी में। इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई। तो ये एक चीज सर निकल कर आई है। तो अब यह आप जो भी हो स्थिति, लेकिन कानून में कहीं ना कहीं बहुत से रास्ते भाग्य से, किस्मत से भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाती।
आप क्या कर सकते हैं सर? ठीक है, अब वो अपीलेट कोर्ट में उन्होंने अपील भी की है उसकी। अब वो जो भी स्थिति बनेगी अपीलेट कोर्ट में, वहां पर भी आर्गुमेंट में वो ये तर्क रख सकते हैं और न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं। हालांकि उसमें एक बार फैसला हो चुका है, लेकिन उसमें इन लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया था, किसको? तीसरी पीढ़ी की संतानों को। तो ये तो स्वतंत्र लोग होगा, इनका तो कहना है कि हमको तो पता ही नहीं, ना हमें पक्षकार बनाया गया, ना हमें सुना गया, ना हमें दावे का नोटिस आया। हमको तो यह अचानक ही पता लगा कि इस प्रकार से ये बात हो गई है, वो नया दावा लेके आ सकते हैं उसमें। देखिए सर, ये एक अनुभव और व्यवहारिक बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान जो हम वकालत करते हैं, जब देखने सुनने में आती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको जो जानकारी दी आप इसको बिल्कुल ऑथेंटिक ही मान लें। हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आप आपके वकील साहब से पहले सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप आगे कदम बढ़ाएं। आज के जो वीडियो का हमारा मुख्य टॉपिक और जो टाइटल था वो यही था कि पत्नी पति की संपत्ति में दोबारा हिस्सा प्राप्त करेगी। चौंक गए आप? कैसे करेगी? गुरुपद खडप्पा 1978 के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की उपधारा 1 के आधार पर, साथ ही 42 साल बाद दिए गए विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 के फैसले के आधार पर ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ये बात जो लिखी गई है कानून में, कहां लिखी गई है वो भी मैंने आपको पेरा के अंदर से पढ़ के बता दी है। इसका उपयोग आप कहां कहां किस प्रकार से आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक आम व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है घर बैठे, बिल्कुल वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इन जजमेंट्स को आप निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स आपको वकील साहब से आप संपर्क करेंगे, वकील साहब आपको निकाल कर दे देंगे। लाइब्रेरी में से कोर्ट की जो रहती है उसकी आप फोटो कॉपी करा सकते हैं। और प्लीडिंग आप बेसिक आधार प्लीडिंग में आप ये ले सकते हैं पूरा बंटवारा निकाल कर। और सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा ये जजमेंट भी आपको मिल जाएगा, इनकी फोटो कॉपी करा के इनके। और धारा 6 आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में मिल जाएगी। आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, एक आम व्यक्ति कानून की इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में, हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में, हर जगह व्यक्ति को कानून की जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि किसी का हक ना मारा जाए। क्योंकि किसी व्यक्ति को कानून की जानकारी के अभाव में यदि उसका हक मारा जाता है तो ये बड़े दुख की बात होती है। तो सभी को न्याय प्राप्त हो, सभी को इंसाफ मिले, मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है। और ये जो वीडियो मैंने आज के तारीख में आपके लिए बनाया है, ये पूरे वीडियो की पूरी विस्तृत जानकारी डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा सर दे दी गई है। और इस डिजिटल ई बुक में सिर्फ यही टॉपिक नहीं, इससे महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे दैनिक जीवन में उत्पन्न होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित वो सब कुछ डिजिटल ई बुक में मौजूद है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां पर क्लिक करके आप खरीद भी सकते हैं। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक तो पीडीएफ प्राप्त होगा, दूसरा गूगल पर भी मेरी ई बुक उपलब्ध है। वहां पर हर हर मोबाइल में गूगल का ऐप होता है, ये वहीं पर डाउनलोड हो जाएगी। मुश्किल से उन 50 रुपए 50 पैसे का फर्क है। वहां पर ये चार्ज ज्यादा है क्योंकि गूगल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल चार्जेस और टैक्स होने की वजह से उसकी कुछ कीमत ज्यादा है। आपको जहां से अच्छा लगे आप उसको क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। ये डिजिटल ई बुक सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। इसका मकसद किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है। आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करके आप कदम उठाएं। आपके द्वारा गलत उठाए गए कदम का यदि कोई नफा और नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के मकसद से ये वीडियो बनाए जाते हैं। क्योंकि जब आदमी के सामने समस्या पैदा होती है, जैसे वो पक्षकार मेरे पास आए थे, पहले वो सर्विस में थे, बाद में उन्होंने वकालत का कार्य चालू किया रिटायरमेंट होने के बाद, और ये दुविधा में वो फंस गए, उलझ गए। अब ये आप समझ सकते हैं इस स्थिति में कि ऐसी स्थितियां भी जीवन में बन जाती हैं। तो कानून में यदि रास्ता मौजूद है तो आप उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। किस आधार पर दी है सर? दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स। क्या क्या है जजमेंट? गुरुपद खंडप्पा 1978 और राकेश शर्मा विरुद्ध सुनीता सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020। और धारा 6 पेरा के अंदर से भी वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता दिया है कि इस प्रकार से पत्नी 2 बार हिस्सा प्राप्त करेगी, बेटा भी 2 बार प्राप्त करेगा। मगर मैं अलग टाइटल से इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोग सर्च करते हैं कि बेटा कैसे 2 बार प्राप्त कर सकता है, पत्नी कैसे 2 बार प्राप्त कर सकती है। तो मैं आपको समझाने के लिए और विस्तृत जानकारी के साथ उस पर एक स्पेशल वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। अभी वर्तमान में सर मैं इन्हीं पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जैसा कि यदि पति जीवित है तो पति के जीवित रहते ही उसकी पत्नी और संतान किस प्रकार से उसमें हिस्सा मांग सकती हैं, इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि एक पति है, उसने 2 शादियां कर ली,
पहली पत्नी से एक बेटा, एक संतान है, दूसरी पत्नी से 3 संतान है, तो इनमें आपस में किस प्रकार से बंटवारा होगा पति के जीवित रहते ही और पति की मृत्यु के बाद भी। दोनों पर अलग अलग स्पेशल वीडियो मैंने बना दिए हैं और स्पेशल डिजिटल ई बुक भी आप लोगों के लिए लिख दिए। अक्सर कई लोगों का मुझसे कहना होता है कि वकील साहब आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर दें रिटर्न में। तो मैं डिजिटल ई बुक के रूप में पीडीएफ हर वीडियो के नीचे अपलोड कर देता हूं, उसकी लिंक आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। साथ ही यदि ऐसी स्थिति बनती है कि पति जीवित है, उसने 2 शादियां की, पहली पत्नी से 1 संतान, दूसरी से 3 संतान और पति के भाई बहन भी जीवित हैं, तब उनमें बंटवारा कैसे होगा, इस पे भी सर स्पेशल वीडियो मैं मेरे चैनल पर बना चुका हूं। उनकी वीडियो की लिंक भी एक ही वीडियो के नीचे दी हुई है, तीनों वीडियो की लगातार लिंक, ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में भी आसानी हो सके। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।